नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर कॉलिंस और उनकी चचेरी बहनें मिस्टर फिलिप्स के यहाँ जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक अनजाने शख्स से होती है जिसका नाम था मिस्टर विकहम। मिस्टर विकहम से बात करने पर एलिजाबेथ को मालूम पड़ा कि मिस्टर डार्सी जितने खड़ूस और अभिमानी दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो बुरे और अन्यायी हैं। अब आगे भाग 7। अगले दिन एलिजाबेथ ने जेन को मिस्टर विकहम और अपने बीच हुई सारी बातचीत बता दी। जेन हैरानी और चिंता से सुनती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगले की इतनी अच्छी राय के लायक नहीं हो सकते, और फिर भी वो मिस्टर विकहम जैसे विनम्र और आकर्षक युवक की सच्चाई पर संदेह करना भी अपने स्वभाव के विरुद्ध समझती थी। ये मान लेना कि उसने सच में ऐसी कठोरता सही है, उसकी कोमल भावना को छूने के लिए काफी था। इसलिए अब बस यही किया जा सकता था कि दोनों के बारे में अच्छा सोचो, दोनों के व्यवहार का बचाव करो, और जो बातें स्पष्ट ना हो उन्हें किसी दुर्घटना या गलती का नतीजा मान लो। मुझे लगता है, उसने कहा, दोनों किसी न किसी तरह से धोखा खा चुके हैं, जिस बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद किसी स्वार्थी व्यक्ति ने एक को दूसरे के बारे में गलत तरीके से बताया हो। कुल मिलाकर हमारे लिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि भला किन कारणों या परिस्थितियों के कारण दोनों के बीच दूरी आ गई, और वो भी बिना किसी स्पष्ट गलती के। बिल्कुल सही बात। हाँ। अब मेरी प्यारी जेन, जरा उन इंटरेस्टेड पीपल्स की भी सफाई दे दो जिन्होंने शायद ये सब किया है, वरना हमें किसी एक के बारे में बुरा सोचना ही पड़ेगा ना। तुम जितना चाहो हंसो, लेकिन तुम मुझे मेरी राय से नहीं डिगा सकती। मेरी प्यारी लीजिए, सोचो तो सही कि मिस्टर डार्सी किस शर्मनाक स्थिति में आ जाते हैं अगर उन्होंने अपने पिता के प्रिय को इस तरह से ठुकरा दिया, उस व्यक्ति को जिसकी देखभाल करने का वादा उनके पिता ने किया था। यह असंभव है। कोई भी सामान्य इंसान, कोई भी व्यक्ति जो अपनी छवि की परवाह करता हो, ऐसा नहीं कर सकता। क्या उसके सबसे करीबी मित्र भी उसमें इतनी गलतफहमी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पर मुझे तो कहीं ज्यादा आसान लगता है कि मिस्टर बिंगले धोखे में आ गए हो, बजाय इसके कि मिस्टर विकहम ने जो कहानी मुझे कल रात सुनाई वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हो। नाम, घटनाएं, सब कुछ बिना किसी हिचक के बता दी उन्होंने। अगर वो सब सच नहीं तो फिर मिस्टर डार्सी को सामने आकर उसका खंडन करना चाहिए, और फिर उसकी आंखों में सच्चाई थी। ये वाकई कठिन है सोचना कि कौन गलत है, और साथ ही साथ थोड़ा तकलीफ देह भी। समझ नहीं आता। माफ करना, लेकिन एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि क्या सोचना चाहिए, जेन ने बोला। लेकिन जेन केवल एक बात को लेकर निश्चित थी कि अगर मिस्टर बिंगले धोखे में आए हैं तो जब यह मामला सबके सामने आएगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। यही बातचीत करते हुए दोनों बहनें बाग में टहल रही थी जब उन्हीं लोगों का आगमन हुआ जिनके बारे में वो बात कर रही थी। मिस्टर बिंगले और उनकी बहनें एक व्यक्तिगत निमंत्रण देने आए थे, नेदरफील्ड में लंबे समय से प्रतीक्षित बॉल के लिए, जो अगले मंगलवार को तय हुआ था। दोनों बहनें अपनी प्रिय मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बार बार कहा कि कितने समय बाद मिल रही हैं, और बार बार पूछा कि इस बीच वो क्या करती रही। परिवार के बाकी सदस्यों की ओर तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मिसेस बेनेट से जितना हो सके बचती रही। एलिजाबेथ से भी कोई खास बात नहीं की। बाकी बहनों से तो कुछ कहा ही नहीं। वो जल्द ही वहां से विदा हो गई। इतनी तेजी से कुर्सियों से उठी कि मिस्टर बिंगले तक चकित रह गए, और मिसेस बेनेट की शालीनताओं से वो तो जैसे भागने को उत्सुक थी। खैर, नेदरफील्ड के बॉल की संभावना परिवार की हर स्त्री के लिए अत्यंत सुखद थी। मिसेस बेनेट ने तो इसे अपनी बड़ी बेटी के सम्मान में दिया गया बॉल मान लिया, और इस बात से विशेष रूप से प्रसन्न थी कि निमंत्रण मिस्टर बिंगले ने स्वयं आकर दिया, न कि किसी औपचारिक कार्ड द्वारा। जेन ने अपने दो मित्रों की संगति और उनके भाई के विशेष ध्यान में एक सुखद शाम की कल्पना की, और एलिजाबेथ को मिस्टर विकहम के साथ बहुत नृत्य करने और मिस्टर डार्सी के व्यवहार और भावों में अपनी संदेह की पुष्टि देखने की आशा से प्रसन्नता हुई। कैथरीन और लीडिया की खुशी किसी एक व्यक्ति या घटना पर निर्भर नहीं थी।
हालांकि वो भी एलिजाबेथ की तरह मिस्टर विकहेम के साथ अपना आधा समय नृत्य करने का इरादा रखती थी, परंतु वे उसी से संतुष्ट नहीं थी। उनके लिए तो कोई और भी साथी चलेगा, क्योंकि बॉल आखिर बॉल ही होता है। और यहां तक कि मैरी ने भी ये कहकर परिवार को आश्वस्त किया कि उसे बॉल में कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक मुझे अपनी सुबह अपने लिए मिलती रहे, उसने कहा, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे कभी कभी शाम की महफिलों में शामिल होना कोई बलिदान नहीं लगता। समाज का भी हम पर हक है, और मैं स्वयं को उन लोगों में मानती हूं जो मानते हैं कि मनोरंजन और विश्राम के क्षण हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। ऐसा मैरी ने कहा। एलिजाबेथ का मूड इस अवसर पर इतना अच्छा था, हालांकि वो मिस्टर कॉलिंस से अनावश्यक बात करने से बचती थी, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी कि क्या वो मिस्टर बिंगले का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, और अगर हां तो क्या वे शाम के नृत्य संध्या में भाग लेंगे। उसे यह जानकर काफी हैरानी हुई कि मिस्टर कॉलिंस को इस विषय में कोई संकोच नहीं था, और ना ही उन्हें आर्क बिशप या लेडी कैथरीन डिबर्ग की ओर से किसी डांट फटकार का डर था यदि वे नृत्य करते। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता, उन्होंने कहा, कि किसी अच्छे चरित्र के युवक द्वारा सभ्य लोगों के लिए आयोजित इस तरह के बॉल में कोई बुराई हो सकती है। और जहां तक मेरी बात है, मुझे नृत्य से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मैं तो अपनी सभी सुंदर चचेरी बहनों के साथ नृत्य करने की आशा रखता हूं। और मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए आपसे मिस एलिजाबेथ, विशेष रूप से शुरुआती 2 नृत्यों के लिए आपका साथ मांगना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये प्राथमिकता मेरी चचेरी बहन जेन किसी गलत भावना से नहीं बल्कि उचित कारण से जोड़ेगी। एलिजाबेथ को तो जैसे गच्चा मिल गया। उसने तो तय कर रखा था कि वो वही 2 नृत्य मिस्टर विकहम के साथ करेगी, और अब उसकी जगह मिस्टर कॉलिंस। उसकी मस्ती इस बार बहुत गलत समय पर आ गई थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर विकहम की खुशी और उसकी अपनी आशाएं थोड़ी देर के लिए टल गईं, और उसे मिस्टर कॉलिंस का प्रस्ताव जितनी गरिमा से संभव था स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मिस्टर कॉलिंस की इस शिष्टता से वो और ज्यादा प्रसन्न नहीं हुई, बल्कि इस बात से थोड़ा असहज हो गई कि शायद उनके इरादे कुछ और ही हैं। अब पहली बार उसे यह ख्याल आया कि शायद मिस्टर कॉलिंस ने उसे अपनी बहनों में से इसलिए चुना है कि वो हंसफोर्ड पर्सनेज की मालकिन बनने लायक है, और रोजिंग्स में जब और कोई योग्य अतिथि न हो तब क्वाड्रिल टेबल पर बैठने के लिए एक उपयुक्त साथी भी। यह विचार जल्द ही विश्वास में बदल गया जब उसने देखा कि मिस्टर कॉलिंस उस पर विशेष ध्यान देने लगे हैं और उसकी चतुराई और चंचलता की तारीफें करने लगे हैं। और हालांकि एलिजाबेथ खुद इस प्रभाव से ज्यादा चौंकी हुई थी बजाय खुश होने के, पर जल्द ही उसकी मां ने भी इशारे में समझा ही दिया कि यह संभावित रिश्ता उन्हें बेहद पसंद है। लेकिन एलिजाबेथ ने उस संकेत को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इस पर कुछ भी कहने से कोई गंभीर बहस शुरू हो सकती है। मिस्टर कॉलिंस ने अभी तक प्रस्ताव तो दिया नहीं था, और जब तक वो ऐसा न करे तब तक उस पर विवाद करना निरर्थक था। अगर नीदरफील्ड की बॉल की तैयारियां और चर्चाएं न होती तो छोटी मिस बेनेट्स की हालत तो दयनीय हो जाती। निमंत्रण वाले दिन से लेकर बॉल वाले दिन तक लगातार इतनी बारिश हुई कि वो मैरिटन की ओर एक बार भी नहीं जा सकी। न कोई मौसी से मुलाकात, न अफसरों की झलक, न कोई खबर। यहां तक कि नीदरफील्ड के लिए जो सजावटी जूते पहने थे वो भी दूसरों के हाथ मंगवाने पड़े। एलिजाबेथ तक को इस मौसम में अपना धैर्य बनाए रखना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसका मिस्टर विकहम के साथ जान पहचान का सिलसिला थम गया था, और अगर मंगलवार को होने वाला नृत्य न होता तो किटी और लीडिया के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार सहना तो जैसे असंभव हो जाता। जब तक एलिजाबेथ ने नेदरफील्ड के ड्राइंग रूम में प्रवेश नहीं किया और वहां इकट्ठे हुए लाल वर्दीधारी सैनिकों के बीच मिस्टर विकहम को ढूंढते ढूंढते थक नहीं गई, तब तक उसे उनके अनुपस्थित होने का विचार तक नहीं आया था। उसे पूरा यकीन था कि वो उन्हें वहां जरूर देखेगी, और कोई भी पूर्व स्मृति उसे इस संभावना से नहीं रोक सकी थी। उसने अपने कपड़ों पर सामान्य से ज्यादा ध्यान दिया था और पूरे उत्साह में इस उम्मीद से तैयार हुई थी कि आज की शाम वो मिस्टर विकहम के उस दिल के बचे हुए हिस्से को भी जीत लेगी जो कि अब तक उसका नहीं हुआ था। लेकिन उसी क्षण यह भयावह शक उठ खड़ा हुआ, कहीं मिस्टर विकहम को जानबूझकर बिंगले परिवार की ओर से निमंत्रण न देकर
मिस्टर डार्सी की खुशी के लिए तो नहीं रोक लिया गया? और हालांकि सच्चाई पूरी तरह ये नहीं थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि खुद उनके मित्र मिस्टर डैनी ने की, जिनसे लीडिया ने उत्सुकता से पूछा था। उन्होंने बताया कि विक्रम को पिछले दिन किसी काम से शहर जाना पड़ा और अभी तक वो लौटे नहीं हैं। फिर उन्होंने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ जोड़ा, खैर सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस वक्त इतनी ज़रूरी कोई बात शहर ले जाती, अगर वो यहाँ के एक खास सज्जन से मिलने से बचना न चाहते होते। लीडिया ने यह बात नहीं सुनी, पर एलिजाबेथ के कानों में यह बात साफ पड़ गई और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि अगर डार्सी की वजह से ही विक्रम यहाँ नहीं है तो वो उतना ही दोषी है जितना कि उसका पहला शक कहता था। इस अचानक आई निराशा ने उसमें डार्सी के प्रति इतनी तीव्र नाराजगी भर दी कि जब वो आगे बढ़कर सामान्य शिष्टाचार निभाते हुए हालचाल पूछने आए तो एलिजाबेथ बमुश्किल ही सामान्य रूप से उत्तर दे पाई। डार्सी के प्रति कोई भी ध्यान या सहनशीलता अब उसे विक्रम के साथ विश्वासघात जैसा लग रहा था। उसने मन बना लिया कि वो डार्सी से कोई बातचीत नहीं करेगी और उससे ऐसा मुंह मोड़ा मानो गुस्से से भरी हो। और ये मूड तब तक नहीं सुधरा जब तक उसने मिस्टर बिंगले से भी नापसंद से बात की, जिनका मिस्टर डार्सी के प्रति अत्यधिक पक्षपात एलिजाबेथ को और चढ़ा गया। हालांकि एलिजाबेथ लंबे समय तक बुरे मूड में रहने के लिए नहीं बनी थी और भले ही उसके सारे सपने उस शाम के लिए बिखर चुके थे, उदास ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। एक हफ्ते बाद जब वो अपनी दोस्त शार्लेट लुकास से मिली तो उसने अपनी सारी तकलीफें उससे बांटी और जल्द ही वो अपने चचेरे भाई की विचित्रताओं पर हंसने लगी और शार्लेट का ध्यान भी उसकी तरफ दिलाया। लेकिन शुरू के 2 नृत्य फिर दुखद साबित हुए। वो नृत्य केवल अपमान और असहजता से भरे थे। मिस्टर कॉलिंस का अजीब और गंभीर स्वभाव, माफिया मांगते रहना और बार बार नृत्य की गलत दिशा में चले जाना, इन सब ने एलिजाबेथ को वो सब झींप और तकलीफ दी जो एक बेढंगे साथी के साथ 2 नृत्यों में मिल सकती है। उसे जैसे ही उनसे छुटकारा मिला तो एलिजाबेथ को जैसे राहत की चरम अनुभूति हुई। इसके बाद उसने एक सैनिक के साथ नृत्य किया और मिस्टर विक्रम की बातें करना और ये सुनने का सुख पाया कि वो सबको पसंद आता है। जब यह नृत्य समाप्त हुआ तो वो वापस शार्लेट लुकास के पास आई और उससे बातें करने लगी। तभी अचानक मिस्टर डार्सी ने आकर उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। वो इतनी चौंकी कि समझे बिना कि क्या कर रही है, उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। डार्सी तुरंत वहां से चले गए और एलिजाबेथ खुद की अकस्मात सहमति पर पछताने लगी। शार्लेट ने उसे ढांढस बंधाया, मुझे लगता है तुम्हें वो काफी अच्छे लगेंगे। भगवान न करे, भला इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी, उस इंसान को पसंद कर बैठना जिसे हम जानबूझकर नापसंद करना चाहते हैं। मुझे ऐसा शाप मत दो लुकास। लेकिन जब नृत्य दोबारा शुरू हुआ और डार्सी अपना दावा जताने पहुंचे तो शार्लेट भी खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से उसे समझाया कि वो मूर्ख मत बने। सिर्फ विक्रम के लिए अपने मन की कड़वाहट दिखाकर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी छवि मत बिगाड़ो जिसकी सामाजिक हैसियत विक्रम से कई गुना ज्यादा है। एलिजाबेथ ने कुछ नहीं कहा और नृत्य समूह में अपनी जगह ले ली, हैरान कि वो मिस्टर डार्सी के ठीक सामने खड़ी है और आसपास के लोग भी उतने ही चौंक गए। वो दोनों कुछ समय तक बिना कुछ बोले खड़े रहे और एलिजाबेथ को लगा कि शायद पूरी 2 नृत्य की अवधि ऐसे ही चुप्पी में बीतेगी। शुरुआत में वो खुद भी चुप रहने को तैयार थी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि डार्सी को मजबूर करके बात करने के लिए कहना ही शायद उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। उसने नृत्य पर कोई हल्की सी टिप्पणी कर दी। डार्सी ने उत्तर दिया और फिर चुप हो गया। कुछ मिनटों के बाद एलिजाबेथ ने फिर कहा, अब आपकी बारी है मिस्टर डार्सी। मैंने नृत्य की बात की, अब आपको कमरे की चौड़ाई या जोड़ों की संख्या पर कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। डार्सी मुस्कुराया और बोला, आप जो चाहें मैं वही कहूंगा। ठीक है, यह जवाब अभी के लिए चल जाएगा। शायद मैं थोड़ी देर में कहूं कि निजी बॉल सार्वजनिक बॉल से कहीं ज्यादा सुखद होते हैं, लेकिन अभी हम चुप रह सकते हैं। तो क्या आप नृत्य करते हुए नियम से बात करती हैं? कभी कभी थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता ही है ना। आधे घंटे तक पूरी तरह चुप रहना तो अजीब लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बातचीत इस तरह से होनी चाहिए कि उन्हें जितना कम बोलना पड़े उतना अच्छा हो। क्या आप इस समय अपनी भावनाओं का ध्यान रख रही हैं या फिर ये सोच रही हैं कि आप मेरी सुविधा बढ़ा रही हैं? दोनों।
एलिजाबेथ ने चुटकी ली, क्योंकि मैंने हमेशा हमारी सोच में एक गहरी समानता देखी है। हम दोनों ही कम बोलने वाले अंतर्मुखी लोग हैं, जो तभी बोलते हैं जब कोई बात ऐसी हो जिसे पूरा कमरा सुन ले और जो आगे चलकर कहावत की तरह अमर हो जाए। ये तो आपके स्वभाव का सटीक वर्णन नहीं लगता, डार्सी ने कहा। हालांकि ये मेरे स्वभाव के कितने पास है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप तो जरूर इसे सच्चा मित्र मानती होंगी। अब मैं अपने ही बनाए चित्र की प्रशंसा तो नहीं कर सकती। डार्सी ने कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों फिर चुप हो गए जब तक कि नृत्य समाप्त नहीं हुआ। फिर उसने पूछा, क्या आप और आपकी बहनें अक्सर मैरिटन जाती हैं? एलिजाबेथ ने हाँ में उत्तर दिया और खुद को रोक न पाई। जोड़ दिया, जब आप हमें वहां मिले थे तो हम एक नई पहचान बनाकर लौट रहे थे। डार्सी का चेहरा तुरंत गंभीर और कुछ अभिमानपूर्ण हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। एलिजाबेथ को अपनी कमजोरी पर गुस्सा तो आया, पर वो कुछ और नहीं बोल पाई। कुछ क्षण बाद डार्सी ने संयमित स्वर में कहा, मिस्टर विक्रम के व्यवहार में एक आकर्षण है जो उन्हें जल्दी मित्र बना देता है, लेकिन वो उन्हें निभा भी पाएंगे ये कहना मुश्किल है। एलिजाबेथ ने तीखे स्वर में जवाब दिया, आपकी मित्रता तो उन्होंने खो दी, और जिस तरीके से वो टूटी वो ऐसा है जो उन्हें जीवन भर सालता रहेगा। डार्सी ने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा लगा कि वो विषय बदलना चाहते हैं। उसी समय सर विलियम लुकास वहां से गुजरते हुए उनके पास आए और मिस्टर डार्सी को देखकर रुके। उन्होंने अत्यंत शिष्टाचार से उनके नृत्य और साथी की तारीफ की। भाई, मुझे तो सच में बहुत आनंद आया मिस्टर डार्सी। इतनी बेहतरीन नृत्य शैली तो बहुत कम देखने को मिलती है। साफ जाहिर है कि आप समाज के सबसे ऊंचे वर्ग से हैं। फिर भी मुझे ये कहने दीजिए कि आपके सुंदर साथी ने भी आपकी गरिमा में कोई कमी नहीं आने दी, और मैं तो यही आशा करता हूं कि ये दृश्य हमें कई बार देखने को मिलेगा, खासकर तब जब एक विशेष शुभ अवसर मिस एलिजा, उन्होंने उसकी बहन और बिंगले की ओर इशारा करते हुए कहा, सामने आएगा। सोचिए जरा, तब कितनी बधाइयां बरसेंगी। मैं मिस्टर डार्सी से पूछता हूं, लेकिन जाने दीजिए, यहीं तक ठीक है आज, वरना आप मुझे कोसेंगे कि मैं आपको इस युवती की मोहक बातों से दूर कर रहा हूं। और फिर इनकी आंखें भी मुझसे यही कह रही हैं। उनके इस भाषण का अंतिम हिस्सा डार्सी ने शायद ही सुना हो, लेकिन उनके दोस्त को लेकर कही गई बात ने उन्हें जरूर चौंकाया, और उन्होंने काफी गंभीरता से बिंगले और जेन की ओर देखा, जो कि साथ नृत्य कर रहे थे। फिर कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए वो एलिजाबेथ की ओर मुड़े और बोले, सर विलियम की बातों ने तो मुझे याद ही नहीं रहने दिया कि हम किस विषय पर बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बोल ही रहे थे। सर विलियम शायद कमरे में दो ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते थे जिनके पास कहने को इतना कम हो। हमने तो 2-3 विषय आजमाए, पर कोई सफल नहीं हुआ। अब आगे क्या बात करेंगे समझ में नहीं आता। तो क्यों ना किताबों की बात करें? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। किताबें? ओ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों एक जैसी किताबें नहीं पढ़ते, या अगर पढ़ते हैं तो उनमें वही महसूस नहीं करते। मुझे अफसोस है कि आप ऐसा सोचती हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो भी हमारे पास बात करने के लिए विषयों की कोई कमी नहीं है। हम अपने अपने विचारों की तुलना तो कर ही सकते हैं। नहीं, मैं तो बॉलरूम में किताबों की बात नहीं कर सकती। मेरा ध्यान तो कुछ और ही होता है। क्या ऐसे मौक़ों पर हमेशा आपका ध्यान वर्तमान में ही रहता है? उन्होंने कुछ संशय के साथ पूछा। हाँ, हमेशा, एलिजाबेथ ने जवाब दिया। लेकिन सच तो यह था कि उनका ध्यान उस वक्त कहीं और ही भटक गया था, और यह बात तुरंत ही जाहिर हो गई जब उन्होंने अचानक कहा, मुझे याद है आपने एक बार कहा था मिस्टर डार्ट कि आप शायद ही कभी किसी को माफ़ करते हैं, और एक बार जो नाराज़गी पैदा हो जाए उसे आप कभी नहीं मिटाते। तो फिर आप तो काफ़ी सावधान रहते होंगे कि नाराज़गी हो ही ना। जी हाँ, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। और आप कभी भी किसी पूर्व ग्रह से प्रभावित नहीं होते? जी, मैं आशा तो यही करता हूँ। जो लोग कभी अपना विचार नहीं बदलते, उनके लिए यह भी ज़रूरी हो जाता है कि वो शुरुआत में ही सही निर्णय ले। यदि आपको बुरा न लगे तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि ये सवाल किस दिशा में जा रहा है? कुछ खास नहीं, बस आपके स्वभाव को समझने के लिए, उन्होंने हल्केपन से कहा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी शख्सियत को थोड़ा समझ सकूं। अच्छा, तो आपकी कोशिश कितनी सफल रही? उन्होंने सिर हिलाया। कुछ समझ नहीं आता।
आपके बारे में इतने अलग अलग किस्से सुनने को मिलते हैं कि बहुत उलझन में हूं। मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं, उन्होंने गंभीरता से कहा। मेरे बारे में अफवाहें वाकई काफ़ी भिन्न हो सकती हैं, और मैं यही चाहूँगा कि आप मेरी छवि अभी न बनाएं, वरना इसका नतीजा शायद हम दोनों के लिए अच्छा ना हो। लेकिन अगर मैं अभी आपकी तस्वीर न बनाऊंगी तो फिर शायद कभी मौका ही न मिले। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपकी किसी भी खुशी में बाधा नहीं बनना चाहूंगा, उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। इस बात के बाद उन्होंने चुपचाप नृत्य पूरा किया और बिना कुछ बोले अलग हो गए। दोनों ही असंतुष्ट थे, पर एक दूसरे से अलग मात्रा में, क्योंकि डार्सी के मन में एलिजाबेथ के लिए एक गहरी भावना थी जो कि जल्द ही उसे क्षमा करने पर मजबूर कर गई, और उसका सारा गुस्सा किसी और पर चला गया। वो अभी अभी अलग हुए थे कि मिस बिंगले एलिजाबेथ की ओर मुड़ी और शिष्टता के मुखौटे के साथ तिरस्कार से बोली, तो मिस सेलिजा, मैंने सुना है कि आप जॉर्ज विकम से बहुत प्रभावित हैं। आपकी बहन मुझसे उनकी बातें कर रही थी और मुझसे 1000 सवाल पूछे। मुझे लगता है कि उस नौजवान ने आपको यह बताया ही नहीं कि वो पुराने विकम का बेटा है, वही जो मिस्टर डार्सी के पिता के स्टुअर्ट थे। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगी कि उनके हर शब्द पर विश्वास न करें। जहां तक डार्सी द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किए जाने की बात है, वो बिल्कुल झूठ है। बल्कि मिस्टर डार्सी तो उनके साथ हमेशा बहुत भले रहे हैं, और जॉर्ज विकम ने उनके साथ बहुत ही घटिया बर्ताव किया है। मुझे पूरे मामले की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि गलती विकम की है। और मिस्टर डार्सी का नाम सुनते ही उन्हें गुस्सा क्यों आता है, यह मैं कुछ कुछ समझती हूं। मेरे भाई को तो मजबूरी में विकम को न्योता देना पड़ा, लेकिन वो बहुत खुश था कि वो खुद ही कहीं चला गया। उसका यहाँ आना ही बहुत बेहुदा हरकत थी, और उसे भला इतनी हिम्मत कैसे हुई, यही सोचकर मैं हैरान हूं। मुझे तो आप पर अफसोस होता है मिस एलिजा कि आपको अपने प्रिय के दोष जानने पड़े, लेकिन उसके खानदान को देखते हुए उससे ज्यादा उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी ही थी। आपके मुताबिक तो उसका दोष और उसका खानदान दोनों एक ही बात हुए, एलिजाबेथ ने कुछ गुस्से में कहा, क्योंकि आपने तो अब तक उसका कोई बड़ा अपराध तो नहीं बताया, और जहां तक उसके पिता के बारे में बात है, वो तो उसने खुद ही मुझे बताया था। मुझे क्षमा कीजिए, मिस बिंगले ने व्यंग के साथ मुस्कुराते हुए कहा। देखिए, मैंने तो सिर्फ आपकी मदद करनी चाहिए थी। घमंडी लड़की, एलिजाबेथ ने मन ही मन कहा। तुम गलत हो अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया कटाक्ष से प्रभावित हो जाऊंगी। मुझे तो इसमें बस तुम्हारी नासमझी और मिस्टर डार्सी की बुरी मंशा ही दिख रही है। ये सारी बात उसने मन में कही। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन जेन के पास गई, जो मिस्टर बिंगले से इस विषय में जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी। जेन के चेहरे पर जो शांत मुस्कान और संतोष का भाव था, उससे साफ झलक रहा था कि वो शाम के घटनाक्रम से कितनी प्रसन्न थी। एलिजाबेथ ने तुरंत उसकी भावनाओं को पढ़ लिया, और उसी क्षण विकम के लिए चिंता और उसके दुश्मनों के प्रति गुस्सा सब कुछ पीछे छूट गया। बस ये आशा रह गई कि जेन शायद अब सच्चे सुख की ओर बढ़ गई है। मैं जानना चाहती थी कि एलिजाबेथ ने अपनी बहन जितनी ही प्रसन्न मुद्रा में कहा, तुमने मिस्टर विकम के बारे में क्या जाना? पर शायद तुम इतनी खुशी में व्यस्त थी कि किसी तीसरे व्यक्ति का ध्यान ही नहीं आया होगा। उस हालत में मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, जेन ने जवाब दिया, मैं उन्हें नहीं भूली थी, लेकिन मुझे कुछ संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी। मिस्टर बिंगले को तो उनकी पूरी कहानी नहीं पता, और वो उन बातों से पूरी तरह अनजान है जिनकी वजह से मिस्टर डार्सी को आपत्ति है। लेकिन वो अपने दोस्त की अच्छाई, ईमानदारी और चरित्र की जिम्मेदारी लेते हैं, और पूरी तरह से मानते हैं कि विक्रम को मिस्टर डार्सी से जितना सम्मान मिला, वो उससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करते थे। और मुझे कहना पड़ेगा कि उनके और उनकी बहन दोनों के अनुसार मिस्टर विक्रम कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति नहीं है। मुझे डर है कि उन्होंने कई गलतियां की हैं, और मिस्टर डार्सी की नाराजगी के वो खुद जिम्मेदार हैं। क्या मिस्टर बिंगले खुद विक्रम को जानते हैं? नहीं, उन्होंने तो उन्हें पहली बार मैरिटन में ही देखा था, तो फिर ये जानकारी उन्हें मिस्टर डार्सी से ही मिली है। मुझे अब सब समझ में आ गया। लेकिन वो उस लिविंग के बारे में क्या कहते हैं? एलिजा ने कहा। उन्हें ठीक ठीक परिस्थितियां याद नहीं हैं, जेन ने कहा। हालांकि मिस्टर डार्सी से उन्होंने ये बात एक से ज्यादा बार सुनी है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वो संपत्ति शर्तों के साथ ही सौंपी गई थी। मुझे मिस्टर बिंगले की सच्चाई पर कोई शक नहीं, एलिजाबेथ ने गर्मजोशी से कहा। लेकिन सिर्फ आश्वासन से मैं यकीन नहीं कर सकती।
मिस्टर बिंगले ने अपने दोस्त की बहुत अच्छी तरह से वकालत की है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि वे कहानी के कई हिस्सों से अनजान हैं और बाकी सब उन्होंने उसी दोस्त से सुना है, तो मैं अभी भी दोनों सज्जनों के बारे में वही सोचने का इरादा रखती हूँ जो कि पहले सोचती थी। इसके बाद एलिजाबेथ ने बातचीत को एक ऐसे विषय की ओर मोड़ दिया जो दोनों के लिए सुखद था और जिस पर कोई असहमति नहीं हो सकती थी। जेन के मन में मिस्टर बिंगले के लिए जो खुशी भरे लेकिन सादगी से भरे सपने थे, उन्हें सुनकर एलिजाबेथ को बहुत आनंद मिला और उसने भरसक कोशिश की कि जेन का आत्मविश्वास और बढ़े। जब मिस्टर बिंगले खुद वहां आए तो एलिजाबेथ मिस लुकास के पास चली गई और जब मिस लुकास ने उनसे उनके आखिरी डांस पार्टनर के बारे में पूछा तो एलिजाबेथ कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही मिस्टर कॉलिंस आ गए और बड़ी खुशी के साथ उन्हें बताया कि उन्होंने अभी अभी एक बहुत बड़ी खोज कर ली है। मैंने पता लगा लिया है, उन्होंने कहा, एक बेहद अजीब संयोग से कि इस कमरे में मेरी संरक्षणकर्ता की करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं। मैंने उस सज्जन को जो इस घर की मेजबानी कर रही युवती से बात कर रहे थे, अपनी कजिन मिस डिबॉग और उनकी माँ लेडी कैथरीन का नाम लेते सुना। क्या ही अद्भुत संयोग है। कौन सोच सकता था कि मैं इस सभा में शायद लेडी कैथरीन डिबॉग के भतीजे से मिल जाऊंगा। भाई, मैं तो बहुत आभारी हूं कि ये खोज समय रहते हो गई ताकि मैं अब जाकर उन्हें अपना सम्मान दे सकूं। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अब तक मुझे न पहचानने को माफ कर दिया होगा। मेरे इस रिश्ते के बारे में अज्ञानता ही मेरी माफी होगी। आप मिस्टर डार्सी से खुद को मिलवाने जा रहे हैं? एलिजा ने कहा। बिल्कुल, मैं उनसे माफी मांगने जा रहा हूं कि कभी पहले नहीं मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लेडी कैथरीन के भतीजे हैं और मुझे तो ये भी याद है कि हफ्ते भर पहले लेडीशिप स्वस्थ थी। मैं उन्हें यह भी बता सकूंगा। एलिजाबेथ ने भरसक उन्हें समझाने की कोशिश की कि मिस्टर डार्सी उनके इस कदम को उनकी बुआ के लिए सम्मान नहीं बल्कि घुसपैठ की तरह लेंगे, कि कोई औपचारिकता जरूरी नहीं है और अगर हो भी तो शुरुआत मिस्टर डार्सी जैसे ऊंचे दर्जे के व्यक्ति को ही करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर कॉलिंस उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे और जब एलिजाबेथ चुप हो गई तो उन्होंने कहा, प्रिय मिस एलिजाबेथ, मुझे आपके विवेक पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है, पर मुझे कहना पड़ेगा कि आम लोगों की सामाजिक परंपराएं और पादरियों की परंपराएं बहुत अलग होती हैं। मेरे विचार से पादरी की गरिमा किसी भी ऊंचे रैंक से कम नहीं होती, बशर्ते उसका व्यवहार विनम्र हो। इसलिए मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज मानने दो जो कहती है कि ये मेरा कर्तव्य है। खैर, आपसे क्षमा चाहता हूं कि इस बार आपकी सलाह नहीं मानूंगा, हालांकि बाकी सभी मामलों में मैं आपकी बात मानने को तैयार रहूंगा। और फिर उन्होंने एक झुकाव के साथ एलिजाबेथ को छोड़ दिया और मिस्टर डार्सी की ओर बढ़ गए। एलिजाबेथ की नजरें बेचैनी से उनकी ओर थीं और उन्हें मिस्टर कॉलिंस के होंठ हिलते देखकर ऐसा लगा जैसे वो शब्द सुन रही हूं, माफी, हंसफोर्ड और लेडी कैथरीन डिबर्ग। मिस्टर डार्सी उन्हें घोर आश्चर्य से देख रहे थे और जब मिस्टर कॉलिंस ने उन्हें बोलने का मौका दिया तो उन्होंने बेहद दूरी से लेकिन सभ्यता के साथ जवाब दिया। मिस्टर कॉलिंस ने फिर भी बोलना जारी रखा और जैसे जैसे उनकी बातें बढ़ती गईं, मिस्टर डार्सी की उपेक्षा और भी साफ होती गई। आखिर में उन्होंने बस हल्का सा सिर झुकाया और दूसरी ओर चले गए और मिस्टर कॉलिंस फिर एलिजाबेथ के पास लौट आए। मुझे कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने कहा। मिस्टर डार्सी मेरे व्यवहार से बहुत प्रसन्न दिखाई दिए भाई। उन्होंने पूरी सभ्यता से जवाब दिया और यहां तक कहा कि लेडी कैथरीन की समझदारी पर इतना भरोसा है कि वो कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकती। कितना सुंदर विचार था ना। कुल मिलाकर मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूं। अब एलिजाबेथ का खुद का कोई लक्ष्य नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने पूरा ध्यान अपनी बहन और मिस्टर बिंगले पर लगा दिया। उन्हें जेन को उस घर में बसता हुआ देखने की कल्पना से बहुत सुकून मिला और इस उम्मीद में वो इतनी खुश थी जैसे खुद ही शादी कर रही हूं। उन्हें लगता था कि ऐसी परिस्थिति में शायद वो बिंगले की बहनों को भी पसंद करने लगे। उनकी मां भी इसी सोच में मग्न थी और एलिजाबेथ जानती थी कि उनके पास जाना मतलब जरूरत से ज्यादा सुन लेना होगा। इसलिए जब लोग डिनर के लिए बैठे और वो अपनी मां के बगल में बैठा दी गई तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उनकी मां जोर जोर से सिर्फ यही बात कर रही थी कि जेन जल्दी मिस्टर बिंगले से शादी कर लेगी और मिसेस बेनेट थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिस्टर बिंगले की दौलत, अच्छा स्वभाव, पास में रहना, जेन की तारीफें, छोटी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते सब गिनाए जा रही थी। हालांकि एलिजाबेथ उन्हें चुप कराने की कोशिश करती रही लेकिन सब बेकार।
मिस्टर डार्सी ठीक सामने बैठा सब सुन रहा था। एलिजाबेथ जैसे शर्म से बार बार लाल हुई और देखा कि मिस्टर डार्सी का चेहरा धीरे धीरे उपेक्षा से शांत गंभीर में बदल रहा है। तभी किसी ने गाने की बात की और एलिजाबेथ की परेशानी जब बढ़ गई जब मैरी ने गाना शुरू कर दिया। एलिजाबेथ ने इशारे में रोका, लेकिन मैरी मानी नहीं। उसकी आवाज कमजोर थी और अंदाज बनावटी। जब मैरी ने एक गाना खत्म किया और किसी ने कहा कि शायद वो एक और सुने, तो उसने फिर शुरू कर दिया। एलिजाबेथ ने अपने पिता की ओर देखा कि शायद वो बीच में रोकें। आखिर में उन्होंने कहा, बस बेटा, बहुत बढ़िया गाया, आ जाओ, अब और लड़कियों को भी मौका दो। मैरी थोड़ी झेप गई और एलिजाबेथ को लगा कि सब बेकार हो गया। लेकिन तभी मिस्टर कॉलिंस ने बोलना शुरू किया, एक लंबा भाषण जिसमें उन्होंने पादरी के कर्तव्यों और संगीत के महत्व को जोड़ दिया और अंत में मिस्टर डार्सी की तरफ झुककर खत्म किया। मिस्टर बेनेट अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और मिसेस बेनेट तो मिस्टर कॉलिंस को बड़ा समझदार और अच्छा नौजवान बता रही थी। वहीं एलिजाबेथ को लग रहा था जैसे उनके पूरे परिवार ने शाम को खुद को सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने की शर्त लगा ली हो और फिर बहुत शानदार तरीके से जीत भी गए हों। अच्छा तो यह हुआ कि शायद बिंगले और जेन ने कुछ देखा नहीं, लेकिन मिस्टर डार्सी और उसकी बहनों को अपने परिवार की खिल्ली उड़ाने का जो मौका मिला वो बहुत बुरा था। मिस्टर कॉलिंस ने तो एलिजाबेथ को पूरी शाम परेशान किया। दोबारा नाचने का मन नहीं होने पर भी उनके पास से हटे नहीं। एलिजाबेथ ने बहुत कोशिश की कि वो किसी और से बातें करे, लेकिन वो हर बार यही कहते कि उनका उद्देश्य एलिजाबेथ को प्रभावित करना है, इसीलिए वहीं बने रहेंगे। एलिजाबेथ को राहत मिस लुकास ने थी, जो बार बार आकर मिस्टर कॉलिंस का ध्यान अपनी ओर कर लेती। कम से कम मिस्टर डार्सी की और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि वो पास ही खड़े रहते, लेकिन बात नहीं करते। लॉन्गबॉर्न परिवार सबसे आखिरी में वहां से विदा हुआ और मिसेस बेनेट की एक चाल की वजह से उन्हें बाकी सबके जाने के बाद लगभग 15 मिनट तक अपनी गाड़ियों का इंतजार करना पड़ा। इस वजह से उन्हें यह भी देखने का मौका मिला कि कुछ परिवार वाले उन्हें कितनी जल्दी विदा करने की इच्छा रखते थे। मिसेस हर्स्ट और उनकी बहन लगभग कुछ बोले बिना बस थकान की शिकायत करती रहीं और साफ था कि वो घर में अपने आप को अकेला पाना चाहती थी। उन्होंने मिसेस बेनेट की बातचीत के हर प्रयास को ठुकरा दिया, जिससे पूरे समूह पर एक सी उदासी छा गई, जिसे मिस्टर कॉलिंस के लंबे भाषणों ने भी बहुत कम किया। मिस्टर कॉलिंस मिस्टर बिंगले और उनकी बहनों की मेजबानी की शानदारता, उनके आतिथ्य और उनके मेहमानों के प्रति उनकी सभ्यता की तारीफ कर रहे थे। वहीं डार्सी बिल्कुल चुप थे। मिस्टर बेनेट भी पूरी चुप्पी में इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। वहीं मिस्टर बिंगले और जेन थोड़ा अलग हटकर खड़े थे और सिर्फ आपस में ही बात कर रहे थे। एलिजाबेथ भी उतनी ही चुप थी जितनी मिस्टर हर्स्ट या मिस बिंगले, और यहां तक कि लीडिया भी इतनी थकी हुई थी कि केवल बीच बीच में "ए भगवान, मैं कितनी थक गई हूं" जैसे शब्द निकालती थी और फिर एक जोरदार जमाई लेती थी। जब आखिरकार वे विदा लेने उठे तो मिसेस बेनेट बड़े ही विनम्रता से उम्मीद जताने लगी कि पूरा परिवार जल्द ही लॉन्गबॉर्न आएगा, और खासकर मिस्टर बिंगले से कहा कि वो कभी कभी औपचारिक निमंत्रण के परवाह किए बिना भी उनके यहाँ पारिवारिक भोजन के लिए आ सकते हैं, जिससे वो बहुत खुश होंगी। बिंगले बड़ी खुशी से उनकी बात स्वीकार कर लिए और कहा कि वो लंदन से लौटने के बाद सबसे जल्दी मौका लेकर उनसे मिलने आएंगे। मिसेस बेनेट पूरी तरह संतुष्ट थी और इस सुखद विश्वास के साथ घर से बाहर निकली कि जरूरी तैयारियों जैसे संपत्ति के कागजात, नई गाड़ियां और शादी के कपड़ों को ध्यान में रखते हुए वो निश्चित रूप से 3 या 4 महीने के अंदर अपनी बेटी को नीदरफील्ड में बसता हुआ देख पाएंगी। दूसरी बेटी की शादी मिस्टर कॉलिंस से होने के बारे में भी वो उतनी ही निश्चित थी और उसके बारे में भी कुछ हद तक खुश थी, हालांकि पहले की तुलना में थोड़ा कम। एलिजाबेथ उनकी सभी बेटियों में सबसे कम प्यारी थी और भले ही वो लड़का और शादी उनके लिए दोनों ही ठीक थे, लेकिन उनकी अहमियत मिस्टर बिंगले और नीदरफील्ड की छाया में कहीं दब सी गई थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे
इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी के अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।